डिजिटल पर। और बच्चों, मैं हूं आपका अमन सर, लाइव एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग पूर्णिया से। और जितने भी नए व्यूअर्स आज हमारे चैनल पे आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में और विचलन कोण पहले निकालना सीखेंगे कि विचलन कोण कैसे निकालते हैं, जिसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो बच्चों फटाफट तैयार हो जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज को फटाफट शेयर कर दीजिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग और आज का टॉपिक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लाइव मिलते हैं आपसे डेली सुबह 10 बजे, तो टाइम नोट कर लीजिए, सुबह 10 बजे हम आपसे डेली लाइव मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ डेली। ओके बच्चों, तो पहला जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा विचलन कोण। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं विचलन कोण कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है विचलन कोण, यानी कि क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण क्या होता है सर, कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी। तो देखिए अभी सब कुछ 2 मिनट के अंदर फटाफट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले ये तो समझ लेते हैं विचलन कोण है क्या। तो मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है आपका, ओके, और समतल दर्पण का ये वाला सतह, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, ये रजतित सतह है। कौन सा सतह है? रजतित सतह। और ये वाला सतह को हम परावर्तक सतह बोलते हैं। ओके, तो ये बात तो आप सभी को अब क्लियर हो गया है, ये रजतित सतह है और ये परावर्तक सतह है। अब मान लीजिए कि कोई किरण आपतित हो रही हो इस दर्पण के परावर्तक सतह पर, और ये बिंदु जहां पे ये किरण गिर रही है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा आपतित किरण है। ये कौन सा किरण? आपतित किरण। अब देखिए ध्यान से कि इस आपतन बिंदु पर जो डाला था आपने लंब, उसको क्या बोला था? अभिलंब बोला था। उसको क्या बोला था? अभिलंब, है ना। और इस दर्पण से टकराने के बाद ये किरण कैसे जाती? ये ऐसे जाती, है ना। और इस किरण को आप कौन सा किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये कोण आपका आपतन कोण I हो जाता है और ये परावर्तन कोण R हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सर इसमें तो कोई सा भी कोण विचलन कोण नहीं है कि नहीं? आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, लेकिन विचलन कोण क्या होता है? अब 2 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये जो समतल दर्पण है ये नहीं होता तो ये वाली जो किरण है ये सीधी चली जाती है कि नहीं? ये कैसे चली जाती सर? ऐसे चली जाती, ये सीधी निकल जाती, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण से टकराने के बाद ये कैसे गई? इस रास्ते चली गई, है ना। जाती ऐसे लेकिन गई कैसे? ऐसे। अब अपने ओरिजिनल रास्ते से मुड़ करके जो नए रास्ते से वो जाती है, इन्हीं दोनों के बीच के कोण को बोलते हैं विचलन कोण, जिसको सूचित करते हैं डेल्टा से। किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से। तो ये वाला कोण हमारा हो जाता है विचलन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। देख लीजिए कितना आसान है ना समझना, विचलन कोण क्या होता है ना। यानी कि जिस रास्ते से आपतित किरण आ रही थी, अपने पथ से मुड़ करके जिस रास्ते चली गई, उन दोनों के बीच के कोण को बोलते हैं विचलन कोण। यानी कहां से वो विचलित हो गया, है कि नहीं। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनता है, अब देख लीजिए, एकदम बेसिक सा सवाल और मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये देख लीजिए, मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये अभिलंब है और इसके ऊपर ये आपतित किरण है, और ये वाला कोण मैंने आपको दे रखा है, मान लीजिए 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। मैंने कहा कि बताइए विचलन कोण क्या होगा। मैंने आपको इस बार क्या पूछा? बताइए विचलन कोण क्या होगा। आप फटाफट, चूंकि ये आपतन कोण है ओ, ये है अभिलंब, आप फटाफट क्या करेंगे? इस किरण को आगे भगाने की कोशिश करेंगे। और चूंकि ये आपतित किरण है जिसको IR बोलते हैं, आपतित किरण को क्या बोलते हैं? IR। और ये किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस ऐसे लौटेगी, जिसको परावर्तित किरण कहते हैं, यानी RR। अब सोचिए, अगर
तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 डिग्री, यानी आई का मान हो जाएगा सर 30 डिग्री। अगर आई हो गया 30 डिग्री तो आर भी हो जाएगा 30 डिग्री परावर्तन के नियम से। क्यों? क्योंकि सर एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के बराबर होते हैं, हाँ या ना। अब ये वाला अपनी कोण हमने निकाल लिया सर, ये वाला कोण आ गया हमारा 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है? हमें तो डेल्टा निकालना है, और डेल्टा कौन सा होता है सर? डेल्टा तो ये होता है, ये है विचलन कोण, और हमें ये कैलकुलेट करना है ये कितना होगा। अब सोचिए ये वाला भी 30 डिग्री और ये वाला भी 30 डिग्री, ये भी 30 ये भी 30, और ये टोटल कितना होगा? तो टोटल होगा 180 डिग्री। देखिए ये टोटल आधा चांद बन रहा है ना, ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण होगा 180 डिग्री, और उस 180 डिग्री में ये कोण कितना हो गया? तो 30 प्लस 30 यानी 60। यानी अगर मुझे डेल्टा निकालना है तो डेल्टा बराबर क्या लिखूंगा सर? 180 डिग्री, और उसको घटा दूंगा आई और आर को जोड़ के, यानी आई और आर को जोड़ दूंगा, और जोड़ने के बाद पूरे 180 में से उसको माइनस कर दूंगा। तो ध्यान से देख लीजिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस आई भी 30 और आर भी 30, तो 30 प्लस 30, यहाँ क्या लिखेंगे? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 30 यानी 60 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री आंसर आ गया हमारा सर डेल्टा। ओके, तो ये हमारा हो गया सर विचलन कोण कैलकुलेट करना। एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ और उसको मैं यहीं पे आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए कि, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण हो आपके सामने, ठीक, और समतल दर्पण पे ये मान लीजिए अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, और अभिलंब को आप n से ON अभिलंब हो गया आपका। मान लीजिए कोई किरण आपतित हो गई अभिलंब के अनुदिश, तो ये हो गया आपतित किरण जिसको हम IR बोलते हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि IR जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 0 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 0 डिग्री, है कि नहीं। अब अगर ये अभिलंब के अनुदिश गिरी है तो लौटेगी भी वापस उसी पथ पे, यानी RR रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, यानी परावर्तित किरण जो होगा वो कैसे लौट जाएगा? वापस उसी पथ पे उल्टा लौट जाएगा। अब यहाँ पे एंगल R भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। देख लीजिए ध्यान से, एंगल R भी क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। अब हमसे पूछ ले, यहाँ पे ये सब नहीं पूछे, ये तो आपको मैं पहले बता दिया हूँ। आपसे पूछे विचलन कोण बताइए कितना हो जाएगा, फिर से पूछ लेगा विचलन कोण। ये स्पेशल केस है, इसमें विचलन कोण कितना होता है और ऑब्जेक्टिव में सवाल आए हुए हैं और आने के चांसेज हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि अगर कोई आपतित किरण अभिलंब के अनुदिश गिरती हो तो विचलन कोण का मान बताएं। सवाल रहेगा अगर कोई आपतित किरण अभिलंब के अनुदिश दर्पण के सतह पर, समतल दर्पण के सतह पर गिरती हो तो विचलन कोण का मान क्या होगा? कैसे निकालेंगे? तो सर अगर ये गिरती है तो अगर ये दर्पण नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, लेकिन चूंकि दर्पण है इसलिए वो वापस लौट गई। तो मैंने क्या बताया, किसको बोलते हैं विचलन कोण? तो जहां जाती और जहां गई उनके बीच के कोण को। जाती ऐसे लेकिन गई कैसे? वापस लौट गया, तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा विचलन कोण। अब बता दीजिए, ये तो सिंपल आधा चांद हो गया है ना, तो डेल्टा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर आई और आर दोनों 0 है, आई और आर दोनों 0 है, तो डेल्टा का मान क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, मैं तुरंत अभी इसको मिटा रहा हूँ और आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, विचलन कोण का मान क्या होगा। ओके बच्चों, तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो बच्चों मैंने आपके सामने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है और इसको आपको पूरा वीडियो
एंगल 40 डिग्री दिया है, हम आपसे पूछ रहे हैं विचलन कोण का मान बताइए। और यहाँ पे भी इंसिडेंस रे है, ये वाला कोण मैंने 65 डिग्री दिया हुआ है और मैं पूछ रहा हूँ विचलन कोण का मान बताइए। जहाँ पे IR इंसिडेंस रे है और RR रिफ्लेक्टेड रे है, यानी आपतित किरण, ये किरण हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ओके, तो इस तरह से जो है आपको ये दोनों फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो देखने के बाद बताना है। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया और आगे भी मैं होमवर्क आपको देता रहूँगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हमें बात करना पड़ेगा कि प्रतिबिंब क्या होता है ना, और यह कितने प्रकार का होता है। तो जो बच्चों अभी हमने बताया आपको कि हम पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप लोग भी नोट करिए प्रतिबिंब की परिभाषा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग इमेज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज। इमेज मीन्स प्रतिबिंब। ओके, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आप भी हमारे साथ नोट करिए। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं। ओके, तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि, यानी कि कितना सिंपल सा डेफिनेशन है कि कोई बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद जहां पे मिलती है या जहां पे मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बोलेंगे। यानी जो बिंदु स्रोत था उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज बोलेंगे। ओके, ये जो होता है प्रतिबिंब, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यानी अगर मैं यहाँ लिखूं प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार मैं इस तरह से कर देता हूँ। एक हो जाएगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी, या इसके 2 नाम है बच्चों, याद रखिएगा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज और इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। ओके, तो अब हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब इन दोनों को बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को समझते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हमें पूछा जाएगा परिभाषा।
वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होंगी वो आपस में मिलेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, जहां काटेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ओके, एक्चुअल में एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। ओके, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं लिख रहा हूं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर यानी स्क्रीन पर, किस पर, स्क्रीन पर, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब से रिलेटेड 2 बातें हमने इंपॉर्टेंट बताई हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट के ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ओके, और दूसरा ये कि इस प्रतिबिंब को स्क्रीन पर यानी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला जो हमारा प्रकार था प्रतिबिंब का, जिसको हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब यानी कि इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके ना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो चलिए आभासी प्रतिबिंब को परिभाषित करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जरा सा ही फर्क है दोनों में, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। आभासी या काल्पनिक भी मैं यहां लिख देता हूं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो मैंने
पॉइंट बात करा था वो पॉइंट इसके लिए भी बात होगा। क्या सर? आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जो होता है यानी वर्चुअल इमेज जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की तुलना में, ये हुआ इसका मतलब, वस्तु की अपेक्षा हमेशा हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है। पहला चीज तो ये हो गया कि वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। दूसरा, इसको पर्दे पर आप प्राप्त नहीं कर सकते, तो मैं ये लिख देता हूं, इसे पर्दे पर यानी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो ये हमने प्रतिबिंब के बारे में बात की। अब एक चीज जान लीजिए कि प्रतिबिंब को बनाने में हमेशा परावर्तित किरण सहायक होता है। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। प्रतिबिंब बनाने में कौन सहायक होता है? परावर्तित किरण। इस बात को आप याद रखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट में लिख देता हूँ, प्रतिबिंब बनाने में परावर्तित किरण सहायक होता है। परावर्तित किरण यानी परावर्तित किरण के हेल्प से हम लोग प्रतिबिंब सहायक होता है। हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति भी जानते हैं और प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है या वास्तविक, वो भी जानते हैं। तो चलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको किरण आरेख से समझते हैं। ओके, और उसके बाद हम उससे बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे समझेंगे। सर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? चलिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपके सामने ये समतल दर्पण है, ये आपका क्या है? समतल दर्पण। ठीक, ये सर हमारा समतल दर्पण है। ठीक है सर, वेरी गुड। और ये वाला सतह जो है ये राजतीत सतह है। कैसा सतह? राजतीत सतह है। और ये वाला सतह जो है ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। और ध्यान रखिए कि वस्तु को परावर्तक सतह के तरफ रखिए तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो इधर मत रखिए जिधर पेंट किया हुआ है, आप इधर रखेंगे कोई भी वस्तु को। तो मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी पर यानी परावर्तक सतह, दर्पण के परावर्तक सतह से कुछ दूरी पर आपने एक वस्तु रख दिया। ये है हमारा वस्तु, ध्यान दीजिए, ये हमारा वस्तु है जिसको हम लोग वस्तु स्रोत भी कहते आ रहे हैं। और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और दर्पण के सतह पर गिरेंगी। अब दर्पण का सतह ये जो देख रहे हैं परावर्तक सतह कहीं से कहीं तक है, मतलब ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से प्रकाश की किरणों को गिराएंगे। तो सपोज पहला किरण में गिरा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। दूसरी बात, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरण चाहिए, तभी तो वो कटेगा कहाँ ये हमें पता चलेगा, है कि नहीं। कम से कम 2 परावर्तित किरण चाहिए। अब 2 से ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन 2 से कम होगा तो परावर्तित किरण की वजह से हम प्रतिबिंब की स्थिति नहीं जान पाएंगे। तो कम से कम 2 परावर्तित किरण आपको चाहिए ही चाहिए। चलिए ठीक है, तो पहला हम क्या करते हैं, यहाँ से अब परावर्तित किरण आएगी कहाँ से? जब तक आपतित किरण नहीं होगी परावर्तित किरण कहाँ से आएगी? तो इस परावर्तक सतह पे आपतित किरण, तो मान लेते हैं एक आपतित किरण ऐसे है, ये लीजिए सर, ये हो गया IR मतलब आपतित किरण। अब आप ध्यान से देखिए तो क्या ये IR जो गिरा है ये इस जगह पे अभिलंब भी है। देखिए ये अभिलंब है, 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये क्या बन गया? अभिलंब। और ये हो गया आपका आपतन बिंदु।
नाम दे दीजिए O1, नाम क्या दे दीजिए O1, तो ये हो जाएगा N1, यानी O1 N1 क्या बन गया आपका अभिलंब। यहाँ लिख देता हूं मैं, O1 N1 अभिलंब है, समझिएगा ध्यान से, आपको पता चल जाएगा फिर। ओके, सो O1 N1 अभिलंब है और वस्तु से एक प्रकाश की किरण गिरी। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई आपकी किरण अभिलंब के अनुदिश गिरती है तो वापस उसी पथ पर लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से टकराएगी और वापस लौट जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका परावर्तित किरण, जिसको आप RR बोलेंगे, यानी रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब ये हो गया परावर्तित किरण, ऑब्वियस सी बात है। अब एक और परावर्तित किरण चाहिए, तो एक और आपतित किरण होना चाहिए हमारे पास, तभी तो परावर्तित होगा। अब परावर्तक सतह के किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए आपने कहा यहाँ, मान लीजिए इसको बना दीजिए आपतन बिंदु दूसरा, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण को, यहाँ से एक प्रकाश की किरण को इस जगह पे आपतन बिंदु पे गिरा दीजिए, तो ये दूसरा इंसिडेंट रे हो गया, यानी दूसरा आपतित किरण हो गया। अब आपको पता है कि इस जगह पे अभिलंब फिर से ऐसा बनेगा, तो ये O2 ये N2, तो सर O2 N2 ये भी अभिलंब है, ये भी क्या है हमारा अभिलंब है। तो हो गया O2 N2 अभिलंब, क्यों? क्योंकि सर ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, जैसे यहाँ 90 डिग्री था यहाँ भी। अब सोचिए कि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये कोण हमारा I है, जिसको आपतन कोण बोले थे। और परावर्तन के नियम से जानते हैं कि एंगल I और एंगल R एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसका मतलब परावर्तन कोण जो होगा वो कैसे जाएगा, वो ऐसे चला जाएगा, परावर्तित किरण। तो ये हमारा कौन सा किरण हो गया सर? परावर्तित किरण हो गया, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं RR, तो ये सर परावर्तित किरण, और ये वाला कोण आपका R हो गया। अब सर आपके पास दो परावर्तित किरण है, एक तो ये और एक ये। अब ये देखिए, ये किरण ऐसे आगे चली जाएगी और ये किरण ऐसे आगे चली जाएगी, क्या आगे जाकर के कहीं ये मिल रही है क्या? आप कहेंगे नहीं, ये तो सर ये ऐसे जाएगी, ध्यान से देखिए, ये किरण ऐसे गई वापस लौट के, और ये ऐसे गई, ये तो सीधी चली जाएगी और ये और दूर होते चली जाएगी, तो इसका मतलब ये आगे जाके कहीं नहीं मिल सकती, तो फिर कहाँ मिलेगी ये? तो इसका मतलब है कि ये हमारा, ये जो किरण है ये पीछे ही आकर के मिल सकती है, तो ये कहाँ मिलेगी? ये पीछे आकर के। इन दोनों किरण को हम इस जगह पे मिलाएंगे, यानी इस जगह पे एक्चुअल में मिला या मिलता हुआ प्रतीत हुआ? तो आप कहेंगे सर एक्चुअल में तो नहीं मिला, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना? तो जिस जगह पे ये परावर्तित किरण एक दूसरे से मिलता हुआ प्रतीत हुआ, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब। क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया, जिसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? I से। I बना इमेज और उसको हम I से सूचित करेंगे, तो प्रतिबिंब बन गया सर हमारा यहाँ पे। ये प्रतिबिंब चूंकि दो परावर्तित किरण के मिलता हुआ प्रतीत होने से बना है ना? तो जब भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था तो कैसा प्रतिबिंब था? तो आप कहेंगे सर वो तो आभासी प्रतिबिंब था, यानी ये प्रतिबिंब जो बना ये कैसा बना? ये बना आपका आभासी प्रतिबिंब। तो कैसा बना प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब बना। तो इस तरह से आपने दो परावर्तित किरण, एक किरण यहाँ और एक किरण यहाँ, इनके हेल्प से आप जान गए क्या कि जो किरण है वो किरण कहाँ पे प्रतिबिंब बना रहा है, और कम से कम आपको पता चल गया कि दो परावर्तित किरण तो चाहिए ही चाहिए। अब छोटी छोटी बातें, ये देखिए जितना दूरी दर्पण से वस्तु का था, यानी ये इस दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी, है ना? दर्पण के परावर्तक सतह से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। तो उसी तरह दर्पण के सतह से प्रतिबिंब की दूरी को कौन सा दूरी बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी, यानी ये दूरी को क्या बोलेंगे आप? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। अब जो ये हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिला कि किसी समतल दर्पण में वस्तु दूरी जो है वो बराबर है किसके? प्रतिबिंब दूरी के, यानी वस्तु दूरी को हम u से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से सूचित करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, यानी कि जितना दूरी ये है उतना ही दूरी पे जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा आपने क्या देखा कि प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बन रहा है। तो चलिए अब हम लोग
विशेषताएं। ओके, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रही हैं, है ना। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए, किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए, और अगर आपने लिख दिया तो मार्क्स एकदम पक्का है आपका। साथ ही अगर वस्तुनिष्ठ सवाल बनते हैं तो आप देखिएगा हर एक चीज से वस्तुनिष्ठ सवाल बनेगा यहाँ पे। जैसे पहला विशेषता प्रतिबिंब की क्या है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, यानी पहला क्वेश्चन हो गया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है ना, वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और तीसरा, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, जिसको कि हम लोग v से भी लिखते हैं, तो वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी दर्पण से जितनी दूरी पर आप वस्तु रखेंगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। जैसे आप अपने घर में जब अपना चेहरा देखते हैं तो जो दर्पण यूज करते हैं वो दर्पण आपका समतल दर्पण होता है। आप ध्यान से देखिएगा, उसका पिछला पोर्शन पेंट किया हुआ होगा, और आप जितनी दूरी पर दर्पण से खड़े रहते हैं उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा लास्ट में, अभी ही ऐड कर देता हूं। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, इसको मैं 7वां पॉइंट नाम दे दूंगा। चलिए, चौथा है वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। जितने आकार के आप होते हो उतने ही आकार का प्रतिबिंब आपको दिखता है ना आपके मिरर में। और अगला है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से, प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये क्या कौन सा चीज हो गया सर, अभी तो आपने बोला सीधा बनता है, फिर ये पार्श्विक रूप से उल्टा क्या हो गया, समझिए ध्यान से। अगर आप प्रतिबिंब दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने P नाम का लेटर अगर आप लेकर के आएंगे तो जो पोर्शन दर्पण के परावर्तक सतह के नजदीक है वो पोर्शन का इमेज पहले बनेगा, और जो दूर है उसका दूर बनेगा। तो देखिए P उलट गया, इस तरह का हो गया। उसी तरह देखिए D उलट गया, ये नजदीक है तो इसका फोटो जो इमेज है वो पहले बना, है ना, और जो दूर है उसका इमेज दूर बना। ओके, तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। आप बायां हाथ लेकर के जाएंगे दर्पण के सामने, आपको दिखेगा कि वो आपका दायां हाथ है। आप ट्राई कर लो अभी के अभी, तो बायां हाथ दायां हाथ बन जाएगा, आपका दायां हाथ बायां हाथ बन जाएगा। मतलब दर्पण के अंदर अगर आपने अपने हाथ को देख रहे हो और आप दर्पण के बाहर बायां हाथ दिखा रहे हो तो दर्पण के अंदर लगेगा कि वो आपका दायां हाथ है। उसी तरह बायां आंख दायां आंख बन जाएगा, दायां आंख बायां आंख बन जाएगा। उसी तरह पैर वाली चीज, कान कान कान, बायां कान दायां बन जाएगा, दायां कान बायां कान बन जाएगा। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। उसके बाद इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि सर ये तो आभासी प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे बनता है, जो हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, दर्पण के पीछे बनता है। तो बच्चों समतल दर्पण का लगभग ऑलमोस्ट चीज कंप्लीट हो गया है। एक चीज बचा है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे कि जब दर्पण के सामने कोई चीज इतनी तेजी से जाती है तो उसका प्रतिबिंब कितनी तेजी से जाएगा। तो चलिए ये सवाल जो हम रखते हैं अगले लेक्चर के लिए रखते हैं। अगले लेक्चर में फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश डे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका। और तब तक बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर, और क्लासेस का फायदा उठाते रहिए, आनंद लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।